लोग पढ़ाई करेंगे क्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज जो थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वो किस कंडीशन में थे। तो इंडस्ट्रीज में मेनली दो इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल्स मतलब कपड़ों का इंडस्ट्रीज और आयरन एंड स्टील। अराउंड मतलब 1750 ये सेंचुरी के आसपास, मतलब जब तक ब्रिटिश जो है बंगाल का कंक्वेस्ट नहीं किया था, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन टेक्सटाइल का पूरे वर्ल्ड में। और इसके लिए हमें जाना जाता था फाइन क्वालिटी और मतलब बहुत अच्छा कारीगरी के लिए। और एशिया में जैसे साउथ ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल एशिया सारे जगहों में ट्रेड किया जाता था। 16वीं सेंचुरी के बाद यूरोपियन ट्रेडर्स जो है यहाँ से खरीद के ले जाते थे कॉटन और मतलब टेक्सटाइल्स, और वहाँ पे अपने मार्केट में सेल करते थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। यूरोपियन ट्रेडर जो हैं वो पहली बार इंडियन कपड़ों को उन्होंने देखा था एक मौसूल जगह है, ये अभी इराक में है, वहाँ पे इन्होंने देखा था। तो इसी मौसूल जगह के नाम के कारण इन्होंने कपड़े का नाम वो रख दिया था मसलिन, जो अभी भी चल रहा है, इसलिए मसलिन है। और जो पुर्तगाली थे वो आए थे 1498 में कालीकट में। तो कालीकट में आए थे तो वो अपने साथ मसालों के साथ साथ कपड़ा भी लेके गए थे, तो उस कपड़े को नाम दिया गया था उन लोगों के द्वारा कैलिको, कालीकट के हिसाब से। तो ये हम लोग का जो है काफी मतलब ये बड़ा बिजनेस था इंडियन लोगों का। और इसमें क्या है कि इंडियन से ज़्यादा जो है ये यूरोपियन और पुर्तगाली और जो ट्रेडर थे उन लोगों ने पैसा कमाया है, यहाँ से ले जाते थे और उधर अफ्रीकन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में सेल करते थे। मतलब इस समय अराउंड 1730 ईस्वी के आसपास का एक ऑर्डर बुक मिला था इंग्लैंड के से आया था इंडिया में, तो उसमें लगभग 5,89,000 जो है ऑर्डर दिया गया था पीस ऑफ क्लॉथ का। पीस ऑफ क्लॉथ में समझ लीजिए कि एक पीस का क्लॉथ का मतलब 20 यार्ड लंबा और 1 यार्ड चौड़ा होता था। इसमें जो अपने कपड़े थे उसमें कई तरह के कपड़े हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ लिमिटेड है। कपड़े तीन चार तरह के होते थे, प्लेन वाइट होता था, छीट होता था, चिंट जो बोलते थे, चिंट, ये अपना इंडियन वर्ड जो है छिंट मतलब छीट होता है, उससे डिराइव किया गया है। इस कपड़ा में मतलब क्या थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी होता था और कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होता था, जो लगभग 1680 ईस्वी के पास यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड में था ये छिंट जो कपड़ा है। और इंक्लूडिंग वहाँ इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो भी इंडिया के बनाए हुए कपड़ा पहनती थी। छिंट जो हो गया, और भी बहुत तरह के होते थे, एक टाइप है जैसे कि बंदना, ये आपका वर्ड जो निकला है बांधना से, उन्होंने वंदना कर दिया है। ये एक तरह का स्कार्फ होता है, प्रिंटेड टाइप स्कार्फ, जो गला और ये हेड में बांधते थे लोग उस समय। ये जनरली राजस्थान और गुजरात में पाया जाता था। ऐसे ही एक है आपका जमदानी। जमदानी एक मतलब एक तरह का मसलिन क्लॉथ है जिसमें आपका तरह तरह के उसके ऊपर जो है ना कारीगरी किया जाता था। और वो काफ़ी उस मतलब बहुत ही अच्छा था, उसमें काफ़ी मेहनत लगता है उस कारीगरी करने में। जनरली अभी उस समय जो है ढाका में होता था इसका प्रोडक्शन, अभी तो ये बांग्लादेश में हो गया है। इस तरह के अलग अलग कपड़ों के नाम दिए गए थे उसमें, मतलब इतने तरह तरह से पूरा इंडिया में अलग अलग जगहों से जाता था क्लॉथ।
तो अलग अलग जगहों के नाम पे वो उस हिसाब से क्लॉथ का नाम दिया गया था। तो इंडिया का जो टेक्सटाइल है पूरा यूरोपियन मार्केट में छाया हुआ था, मतलब 18वीं सेंचुरी तक। लेकिन क्या है कि इससे परेशान होके जो इंग्लैंड के जो सिल्क और ये मैन्युफैक्चरर थे, सिल्क एंड वूल मैन्युफैक्चरर, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इंग्लैंड में कि इंडिया से इंपोर्ट नहीं किया जाए। तो 1720 में एक एक्ट पास हुआ इंग्लैंड के द्वारा, जिसमें उन्होंने बैन कर दिया यूज ऑफ, मतलब ये आपका जो छिंट छिंट को यूज के लिए बैन कर दिया उन्होंने, और उस एक्ट का नाम भी दिया था कालिको एक्ट। तो इससे क्या हुआ कि उनके लोकल लोगों को फेवर मिला, लेकिन हालांकि ये भी कंपटीशन इतना ज़्यादा था, इंडिया का कपड़े का जो है बिजनेस उतना फैला हुआ था कि तुरंत ही उन लोग मतलब मार्केट में नहीं आ पाए थे। लेकिन उन लोग कंटिन्यूअस इस फील्ड में लगा रहा। 1764 ईस्वी में उनका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, एक एक स्पिनिंग जेनी करके उन्होंने डिस्कवरी किया था। स्पिनिंग जेनी क्या है, एक मशीन है जिसमें एक आदमी मतलब जो थ्रेड है, मतलब एक सिंगल आदमी कई सारा आदमी का काम कर सकता था, जिसके कारण धागा बन सकता था। तो मतलब एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद 1786 में उन्होंने एक स्टीम इंजन का इन्वेंशन कर लिया रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। उससे क्या हो गया कि बहुत ही ज़्यादा इमेंस मतलब लार्ज क्वांटिटी में वो लोग ये कपड़ा का प्रोड्यूस करने लग गए, और वो भी सस्ता प्रोड्यूस करने लगे। तो तो जब तक ये इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक ये इंडिया डोमिनेट कर रहा था। जब ये इन्वेंशन कर लिए तो ये धीरे धीरे सारे जो मार्केट थे वो सब जगह, जो इंडिया का ट्रेडिशनल मार्केट था पहले, जो अमेरिका अफ्रीका ये सब जो जगह थे, वहाँ पे इंडिया से जो टेक्सटाइल आती थी उसको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। पूरा ब्रिटिश वाले कपड़े जो है उन्होंने यूज करना शुरू कर दिए। जब इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया तो इंडिया के जो वेवर्स थे उनका स्थिति खराब हो गया। इंडिया का जो वेवर्स थे उन्होंने एक्चुअली इनका स्किल जो है जनरेशन वाइज पास होता था, मतलब ऐसा कोई अलग से स्कूल स्कूल नहीं चलता था। एक जनरेशन किया, अगला जनरेशन को सिखाया, अगला जनरेशन ऐसे ऐसे। इसमें मेनली दो तीन टाइप के थे जो अलग अलग जगहों में पॉपुलर थे। एक तांती वीवर्स हैं, बंगाल में ये पाए जाते थे। जुलाहा और मोमिन ये थे नॉर्थ इंडिया के। और देवांश ये थे साउथ इंडिया के। जो कपड़ा बनने का प्रोसेस होता था उसमें पहला स्टेज में पहला स्टेज में ये किया जाता था स्पिनिंग, मतलब जैसे धागा बनता है तो धागा बनता था जनरली चरखा और तकली से धागा बनाया जाता था, वो जनरली महिलाओं द्वारा किया जाता था। उसके बाद वीविंग होता था, मतलब धागा से कपड़ा बनाया जाता था, वो जनरली थोड़ा सा मतलब स्किल का काम है तो आदमी के द्वारा किया जाता था। फिर जैसे कि आपको कलर्ड चाहिए कपड़ा, तो कलर करने के लिए एक डायर होता था जिसको रंगरेज बोला जाता था। और प्रिंट करने के लिए एक अलग मतलब होते थे लोग, उनको कहा जाता था चिपी गार्ड्स। तो अब ये बताएंगे आपको, जब ये टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ है तो ब्रिटिश वाले जो हैं वो उन्होंने पूरा मार्केट को कर लिया। अब बाद में क्या हुआ कि शुरू में तो उन्होंने बाहर के मार्केट को कैप्चर किया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया कि उन्होंने इंडिया में भी बेचना शुरू कर दिया। मतलब इतना मतलब वो हो गया था। तो इंडिया में जब आ गया तो इंडिया के जो वीवर्स थे और स्पिनर्स थे उनका मतलब वो मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये सिचुएशन था कि 1880 के आसपास इंडिया में दो दो तिहाई जो लोग कपड़ा पहन रहे थे वो ब्रिटिश से इम्पोर्ट होके आ रहा था। कुछ इंडस्ट्री बस बच बच गई थी जो हैंडलूम वाली होती है, मतलब जो हाथ से वीविंग किया जाता है, क्योंकि ये तो मशीन से नहीं इसको रिप्लेस किया जा सकता था। जनरली इसको खादी भी बोलते हैं। खादी आप सुने ही होंगे, महात्मा गांधी जी जो है अपोज किए थे, इसीलिए वो जब बाद में
वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सभी लोगों को बोल रहे थे ब्रिटिश जो कपड़ा है उसको छोड़ के इंडियन कपड़ा पहने और खादी पहने, तो इसलिए खादी को नेशनलिज्म से भी जोड़ा गया है। महात्मा गांधी के समय में जो नेशनल कांग्रेस का फ्लैग था वो भी उसमें भी एक चरखा जोड़ दिया गया था इसी को जो मतलब सपोर्ट करने के लिए। हालांकि फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा जो व्यूवर्स थे वो मतलब सब जगह इम्प्लॉयड तो नहीं हो पाए क्योंकि उतना सारा बिजनेस खत्म हो गया था, तो खत्म होने के कारण क्या है कि ये लोग शिफ्ट कर गए, कहीं एग्रीकल्चर में चले गए, लेबर बन गए, या फिर दूसरे सिटी में चले गए काम करने के लिए। कुछ लोग तो दूसरे कंट्री में ही चले गए जहाँ पे प्लांटेशन हो रहा था अपना स्किल के लिए। फिर नया कॉटन मिल्स बना था वहाँ पे कुछ लोग ये लोग काम करने चला गया। तो जब ये लोग खत्म हो गया था तो फिर उसके बाद आपका ये टाइम आ गया इनका कॉटन मिल्स का। मतलब मिल्स वही फैक्ट्री जो है एक, क्योंकि पहले इंडिविजुअल घरों में या फिर लोकल बनाया करते थे, उसके बाद इनका समय समय पर ये लोग कोप अप नहीं कर पाए तो इनका समय खत्म हो गया। उसके बाद समय आ गया कॉटन मिल्स का। तो पहला कॉटन मिल्स जो है 1854 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो ये कॉटन मिल मेनली स्पिनिंग मिल था ये। स्पिनिंग मतलब आप समझ रहे हैं, वीविंग नहीं होता था, सिर्फ स्पिनिंग मिल था ये। और इसका जो ये स्पिनिंग करने के बाद इसको एक्सपोर्ट किया जाता था इंग्लैंड में और चाइना में। बॉम्बे में इसलिए खोला गया था जनरली क्योंकि इसी के आसपास आपको रॉ मटेरियल मिल जाते थे। रॉ मटेरियल इजीली उधर ही थे, वो ब्लैक सॉइल उधर ही एरिया है, उधर ही मिल जाते थे। और लगभग मतलब पहला 1854 ईस्वी में खुला था और 1861 ईस्वी तक आते आते लगभग 80-85 से ऊपर मिल चलना शुरू हो गया था सेम। और अलग अलग जगहों में भी खुलना शुरू हो गया था। 1861 में पहला जो है अहमदाबाद में खुला था, एक साल बाद फिर एक कानपुर में खुल गया था। ये मोस्टली जो इधर बॉम्बे में खुले थे ये लोग खोले थे, ये मतलब पारसी लोग थे और गुजराती लोग। शुरू शुरू में मिल को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई थी, ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये सिर्फ रॉ मटेरियल आगे भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, और बाकी जो है वहाँ से कपड़ा आता था। तो रॉ मटेरियल से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ये पूरा कपड़ा नहीं कर पाते थे। तो ये लोग सब प्रॉफिट करना तब शुरू हुआ जब पहला वर्ल्ड वार हुआ 1914 में। वर्ल्ड वार होने के बाद क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी वो वहीं के यूरोपियन सप्लाईज को ये कंप्लीट करने में लग गए। मतलब वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा करने लग गए और इंडिया में उनका एक्सपोर्ट कम हो गया। तो उससे क्या हो गया कि इंडिया में जो है इन लोगों का मतलब थोड़ा प्रोडक्शन डिमांड बढ़ गया टेक्सटाइल का, और ये लोग अपना सेल बढ़ाने लग गए, इंक्लूडिंग मतलब गवर्नमेंट भी इनसे डिमांड करने लगी मिलिट्री सप्लाईज के लिए, मिलिट्री में जो यूज हो रहा था उसके लिए। इसके बाद एक और नेक्स्ट है क्राफ्ट में आपको ये करना है कि टीपू सुल्तान जो 1799 तक मतलब इधर मैसूर एरिया, मैसूर के किंग थे। उन्होंने लगभग 4 लड़ाई लड़ी थी इंग्लैंड से। उनका फेमस था एक मटेरियल तलवार। उनकी जो तलवार थी वो एक स्पेशल टाइप से बनी हुई थी। ये एक मटेरियल था जिसको नाम दिया गया था उड्ज, उड्ज स्टील। एक स्पेशल टाइप का है ये स्टील, मतलब शार्प एज होता था, और ये मतलब इतना शार्प एज होता था कि किसी का आर्मर को भी मतलब ये रिप कर दे, मतलब फाड़ के अंदर चला जाए, इस तरह का था ये। बहुत ही काफी हेवी था, और इसको मतलब वहीं के लोकल जो
आयरन स्मिथ्स थे, वही बनाते थे। तो वुड जो है वो अब बाद में नाम दिया गया है, ये तो इंग्लिश के द्वारा, लेकिन एक्चुअल वर्ड था इसका उक्कू। ये एक्चुअली कन्नड़ा वर्ड, इससे इसका नाम लिया गया है। आप इससे इसका इंजीनियरिंग इस समझ सकते हैं कि माइकल फैराडे जिन्होंने ये लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाला है, ये 4 साल स्टडी किए थे कि ये कैसे वुड स्टील का मतलब ये बना है, 1818 से 22 तक। बाद में ये कुछ इसका पता नहीं चला, और लगभग कुछ सालों बाद मतलब इसका खत्म ही हो गया, कंप्लीटली लॉस्ट हो गया, क्योंकि ये आयरन एंड स्टील जो है इम्पोर्ट वहाँ इंग्लैंड से हो रहा था, और उसके कारण क्या है, इंडिया में जो लोकल क्राफ्ट्समैनशिप से वो सब खत्म हो गया। एक होता है इसमें, इसको लोकली बनाया जाता था, एक आप इस तरह का होता था, इसको फर्नेस बोल सकते हैं। ये एक, जैसे कि इस तरह का लोग का एस्टेब्लिशमेंट होता था बनाने के लिए, मतलब आयरन ओर या आयरन से दूसरे चीज को, इसको इसे स्मेल्टिंग बोलते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब ये है कि किसी भी आयरन ओर को इतना ज्यादा डिग्री पे, टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, फिर उससे कुछ भी हम या तो आयरन मेटल निकाल लेते हैं, आयरन निकाल लेते हैं, या फिर आयरन को गर्म करके कुछ और चीज बनाना है तो उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं। तो स्मेल्टिंग पहले बिहार में और सेंट्रल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट में होता था, हर गांव में आपको इस तरह का ये स्मेल्टिंग का आयरन स्मिथ के पास मिल जाता था। लेकिन बाद में इसको, और ये जो लोग बनाते थे इसको अगरिया बोला जाता है, जो टूल्स और इम्प्लीमेंट्स बनाते थे उनको स्पेशल नाम दिया जाता था अगरिया। बाद में इनका भी डिक्लाइन हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट लॉज बाद में इंट्रोड्यूस हो गए थे उनके द्वारा। फॉरेस्ट लॉज में क्या है कि इनको फॉरेस्ट में जाने अलाउड ही नहीं था, फॉरेस्ट में सब तब आयरन ओर के लिए आपको फॉरेस्ट में तो जाना ही पड़ेगा, कुछ भी खनिज मिनरल्स चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो इनके लिए बंद हो गया, और कहीं पे जैसे ये फर्नेस जो होता है जहाँ पे आग लगाते थे उसको चलाने के लिए इनको टैक्स भी लोकल मतलब जगह पे देना पड़ता था। मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट इतना ज़्यादा कम हो गया कि बहुत लोग छोड़ दिए इस काम को करना। तो मतलब लोकल जो बनाते थे इस तरह का चीज़, वो सब खत्म हो गया। और थोड़ा कुछ लोग जो थे वो, जैसे कि इम्पोर्ट होता था आयरन ब्रिटिश से, उससे कुछ कुछ आइटम बनाने लग गए थे, तो लेकिन वो क्या था कि उसका डिमांड उतना नहीं था, तो वो भी खत्म हो गया। तो इसके बाद ये जब खत्म हो गया तो फिर ये जमशेद जी टाटा के सबसे बड़े बेटे थे दोराब जी टाटा, ये काफी साल तक घूमते रहे इंडिया के जंगलों में, और जगह देखते रहे कि मतलब कहाँ पे ये मतलब स्टील प्लांट बनाया जाए, आयरन एंड स्टील प्लांट। तो कई जगह देखे, पहला जगह देखे थे तो वहाँ पे पानी का कमी था, तो वहाँ पे बन नहीं पाया। तो पहला जगह इन्होंने बनाया था जमशेदपुर में, पहला, इसका नाम था टिस्को टाटा आयरन स्टील कंपनी। आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1912 में आपका सेटल हुआ था। तो इनका जो बनने का समय था 1912, ये काफी सही समय था, क्योंकि 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो उसके बाद क्या है कि जो ब्रिटिश इम्पोर्ट था वो बहुत कम हो गया था, क्योंकि वो अपना ही वो वार के चक्कर में उनका जो है उनका डिमांड फुलफिल ही नहीं हो पा रहा था। तो उसके, और यहाँ पे इंडिया में एक्सपेंशन भी चल रहा था, रेलवेज बन रही थी, तो रेलवेज में चाहिए होता है, ये सब की जरूरत थी। तो मतलब आप समझ सकते हैं 1919 के आसपास ये टिस्को जितना भी मैन्युफैक्चर कर रहा था उसका 90% जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट खरीद रही। इसका भी सेम ही है, मतलब जब ये मतलब ये तभी फ्लोरिश हो पाया जब मतलब ब्रिटिश इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया था बाद में। और बाद में इसके बाद क्या हुआ है कि जैसे कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार कमजोर होने लग गई, तो इंडस्ट्रियल का
इंडस्ट्रियल लोगों का एक यूनियन टाइप बना और कुछ कुछ डिमांड करने लगे तो हर डिमांड धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मानना ही पड़ जा रहा। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री डेवलप हुआ। तो कोई आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में पढ़ेंगे और बाकी